Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook named Looking Around, and our today's topic is our 13th chapter, Sharing Our Feelings. In this chapter, it is a story of a girl, Seema. Seema has a brother who cannot see anything. He is blind, and how he read the things Seema told us in this chapter. In this chapter we will study how the blind peoples share their feelings, how they read, how they learn things, what special kind of books they have. Let's start with the chapter Sharing Our Feelings. यह हमारी EVS की पाठ्य पुस्तक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना या एक दूसरे को बताना, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। ये कहानी है, एक सीमा लड़की है जो बता रही है अपने बारे में और अपने एक भैया के बारे में जो कि देख नहीं पाते और लेकिन वह सब कुछ जानते हैं। वो कैसे जान पाते हैं, किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। वो एक स्पेशल तरह की उनकी पढ़ाई होती है, एक स्पेशल तरह की चीज़ों से वह जानकारियाँ जुटाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. After returning home from school, स्कूल से घर, रिटर्न मतलब वापस आने पर, स्कूल से घर वापस आने पर वहाँ पर दो लोग हैं, टू पीपल्स हैं, विद हुम जिनके साथ आई लाइक टू शेयर, मुझे पसंद है शेयर करना, ऑल माई न्यूज़ मेरी सारी की सारी खबरें मीन्स जो भी मेरे साथ हुआ है पूरे दिन भर में वो बताना मुझे अच्छा लगता है। दे एंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स मतलब कहानियाँ, ठीक है, पूंछ नहीं, कहानियाँ, ठीक है। तो वो भी मज़े लेते हैं, उन्हें भी मज़ा आता है सुनने में मेरी कहानियों को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। The first person is my nanny. She is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspapers aloud to her. She does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. जो सबसे पहली पर्सन हैं जो मेरी कहानियों को सुनना चाहती हैं, पसंद करती हैं, वो है उनकी नानी। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती हैं मेरे को सुनने के लिए, ठीक है, मेरे को सुनने के लिए बहुत उत्सुक या चिंतित रहती हैं। वह इंतज़ार करती हैं कि कब मैं स्कूल से वापस आऊँ। कौन? नानी। वह बहुत क्वाइट ओल्ड मतलब बहुत बूढ़ी हैं और यहाँ तक कि ऑफन हैज़ बैक पेन्स और अक्सर उनकी पीठ में दर्द। बैक पेन्स, बैक मतलब पीछे नहीं, यहाँ पीठ से है, बैक मतलब पीठ में दर्द रहता है अक्सर उनके। शी कैन नॉट सी एंड हेयर वेल, वो ना तो ठीक से देख सकती हैं ना सुन सकती हैं क्योंकि बूढ़ी हो गई हैं, है ना, उनके आंखें और कान कमज़ोर हो गए हैं। एवरी डे, वो सुबह सुबह, हर रोज़, पापा उनके लिए न्यूज़पेपर बड़ी ज़ोर ज़ोर की, अलाउड मतलब ज़ोर से, उनको पढ़कर सुनाते हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ, और उसके अलावा वो सारा का सारा, रेस्ट ऑफ हर वर्क का मतलब है कि उनका खुद का सारा काम हर सेल्फ खुद करती हैं। सिर्फ न्यूज़पेपर पापा पढ़ के बताते हैं, बाकी सारा काम वो खुद करती हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर, और अगर कोई समवन मतलब कोई उनकी मदद करना चाहता है, कोशिश भी करता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। अपसेट मीन्स गुस्सा या उदास या नाराज़ हो जाती हैं। दो इसके बावजूद, शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, शी इज़ वेरी फाउंड ऑफ कटिंग वेजिटेबल, इसके बावजूद कि वो प्रॉपरली मतलब ठीक से, सी मतलब देख नहीं पाती, कैन नॉट लिखा है ना, वो ठीक से देख नहीं पाती, उसके बावजूद
दो मतलब उसके बावजूद। शी इज़ वेरी फाउंड ऑफ मतलब उनका बहुत मन करता है सब्जियां काटने का, और वो बहुत काटती हैं सब्जियां, और कहती हैं कि आजकल के बच्चों को तो ढंग से सब्जी काटनी भी नहीं आती, प्रॉपरली मतलब ढंग से वेजिटेबल्स कट करना नहीं आता। द सेकंड पर्सन, ये तो पहला पर्सन था, दूसरा पर्सन कौन है? द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया, दूसरे पर्सन है उनके रवि भैया। ही लिव्स विद अस, आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। आई डू नॉट नो what our relationship is, but he is very loving brother. He is always ready to answer my questions. He never says, I will tell you later. अब वो अपने रवि भैया के बारे में बता रही है कि दूसरे नंबर पे जो उनकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वो है उनके रवि भैया। वो भी उनके साथ रहते हैं, है ना, और वो उनको बुलाती है। आई कॉल हिम, मैं उन्हें बुलाती हूँ रवि भैया कह के, और वो ही कॉल्स माई पेरेंट्स, और वह मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी कहकर बुलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो उसके चाचा होने चाहिए, मगर वो क्या बोलती है उनको? भैया। आई डू नॉट नो वट आर रिलेशनशिप इज, मैं नहीं जानती कि क्या हमारा रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर, लेकिन वो एक बहुत प्यारे भाई हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर, वो हमेशा तैयार रहते हैं। रेडी मतलब तैयार रहते हैं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और वो नेवर शेज, नेवर मतलब कभी भी नहीं कहते आई विल टेल यू लेटर, कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि उनके पास हमेशा उसके सवालों का उत्तर रहता है और वो कभी भी उसे टालते नहीं हैं। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज. The students of the college respect him a lot. A few of them come home to study from him. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. अब रवि भैया के बारे में बता रही है, क्या बता रही है कि रवि भैया जो है पढ़ाते हैं, टीचर्स इन अस कॉलेज, एक कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, और जो स्टूडेंट हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कॉलेज में। दे हिम, रिस्पेक्ट मतलब उनका बहुत आदर करते हैं, अलॉट बहुत ज़्यादा, लॉट, अलॉट मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ उनके पास घर पर भी पढ़ने के लिए आते हैं। रवि भैया बहुत ज़्यादा फाउंड है ऑफ लिसनिंग, उन्हें भी बहुत मज़ा आता है म्यूज़िक सुनने में, मतलब वो अक्सर सुनते हैं, जो उनकी आदत होती है उसके लिए बोलते हैं फाउंड ऑफ, है ना। तो उनकी आदत है बहुत ज़्यादा गाना या म्यूज़िक सुनने की, और वह हिस्सा भी लेते हैं। टेकिंग पार्ट मतलब लेना, पार्ट मतलब हिस्सा, वो हिस्सा लेते हैं इन प्लेज मतलब होता है नाटक। यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं है, प्ले के बाद एस लगा हुआ है तो प्लेज मतलब नाटक। वो नाटकों में भी बहुत भाग लेते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है चैटिंग मतलब बातचीत या गपशप करने में विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ गपशप करने में उन्हें मज़ा आता है और वो उनके साथ बाहर भी जाते हैं। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं कि उनके हंसी मजाक करने की जो समझ है, सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब हंसी मजाक करने की समझ, वो बहुत अच्छी है और वो हमेशा हमें हंसाते रहते हैं। ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी को बहुत हंसाते हैं। वो आगे बताती है कि भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, लुकिंग एट हिम moving around in the house. No one can say he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. भैया कैरी करते हैं, ले जाते हैं एक वाइट स्टिक, एक सफ़ेद रंग की डंडी, when he goes out, जब भी वो बाहर जाते हैं तो उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की छड़ी होती है। लुकिंग एट हिम जब हम उनको देखेंगे, मूविंग अराउंड इन द हाउस, जब वो घर में उन्हें घूमते हुए अगर आप देखोगे तो कोई भी नहीं कह सकता, नो वन कैन से, कोई भी नहीं कह सकता क्या, कि ही कैन नॉट सी, कि वो देख नहीं सकते। इसका क्या मतलब है कि वो क्या है, ब्लाइंड है, अंधे हैं, उनकी आंखें नहीं काम करती। और ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, वो पसंद करते हैं अपना सारा का सारा काम हिमसेल्फ मतलब खुद करने में उन्हें पसंद है। और इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम, और अगर कोई उनकी मदद करना चाहता है, अगेंस्ट मतलब विरोध में, मतलब उनकी इच्छा के बिना, हिज विश, उनकी इच्छा के बिना अगर कोई उनकी मदद करना चाहता है तो वह हो जाते हैं गेट्स एंग्री, वह हो जाते हैं एंग्री।
और वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प, और जब कभी, वेन एवर मीन्स जब कभी, ही नीड्स उन्हें मदद की जरूरत होती है कभी, तो वो कह देते हैं, वो आस्क फॉर इट, वो उसके लिए कह देते हैं। अब इसमें से एक काम की बात आपको समझ में आई कि जिसके हाथ में व्हाइट स्टिक होती है वो ब्लाइंड लोग होते हैं, ठीक है ना, ये भी एक कॉमन पहचान है। सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स। अब जो रवि भैया के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बुक लेकर जाते हैं और वापस करके जाते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स, और वह उन बुक्स को रिकॉर्ड करके जाते हैं। रिकॉर्ड मीन्स क्या होता है, जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी आवाज़ की, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी तरीके से वो रिकॉर्डिंग करके जाते हैं टेप्स में और उनको आफ्टरनून में वो टेप देते हैं। और रवि भैया क्या करते हैं, उन्हें सुनते हैं। लिसन मीन्स मतलब सुनना, ऑफ दीज टेप्स, और उन टेप्स को वो सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। The pages of these books are thick and have rows of raised points, dots. He reads by running his finger on the raised dot. अब वो कहते हैं कि जो भैया हैं उनके पास बहुत सारी किताबें हैं और उनके जो पेज हैं उन बुक्स के वो थिक मतलब मोटे हैं, और हैव रोज, और उन पे क्या है, लाइन है। रोज मतलब होता है लाइन्स, ठीक है ना। ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, कैसी लाइनें हैं, रेज्ड मतलब उठे हुए, पॉइंट या डॉट, एक जैसे उठा हुआ डॉट होता है उस तरह की लाइनें हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज्ड डॉट, और वो कैसे पढ़ते हैं, उन उठे हुए डॉटों के ऊपर अपनी उंगली को फिराते हैं और उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। देख रहे हैं ये रेज डॉट्स, देख रहे हैं ना, इसमें ये उठे हुए डॉट्स हैं। इस तरह की बुक्स होती हैं, इस तरह की रोज, ये जो लंबी लंबी लाइनें आपको देख रहे हैं इनको बोलते हैं रोज, और इसके ऊपर हाथ फेर कर वो उसे पढ़ पाते हैं। इस तरह की डॉट्स जो होती हैं उनकी बुक में बनी हुई होती हैं, रेज डॉट्स। राइट स्टूडेंट्स, टू हैव फन विद भैया आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister, Seema. अब वो कहता है कि मुझे उनके साथ मस्ती करती हूँ कभी कभी भैया के साथ, और मैं क्या करती हूँ, उनकी जो स्टिक है उसकी जगह चेंज कर देती हूँ। I sometimes change the place. प्लेस मतलब जगह, चेंज मतलब बदल देना। कभी कभी किसकी, ऑफ हिज स्टिक, उनकी स्टिक की जगह को मैं कभी कभी बदल देती हूँ। He get अपसेट, वो नाराज तो होते हैं मगर कभी गुस्सा नहीं करते, ठीक है। आफ्टर ऑल, आखिरकार मैं उनकी सबसे फेवरेट सिस्टर सीमा हूं। राइट, आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा, यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। मैं हार्डली मतलब मुश्किल से पहुंचती हूँ दरवाजे पर, यानी कि मैं जैसे मुश्किल से दरवाजे पर पहुंचती ही हूँ कि भैया एकदम से बोल पड़ते हैं कि सीमा तुम तो आज बहुत खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइजेज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। भैया रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेते हैं, न सिर्फ मुझे, नॉट ओनली मी, न सिर्फ मुझे, बट ऑल द अदर, बल्कि और सभी फैमिली के मेंबर्स को, फ्रॉम द साउंड, उस आवाज से जो हम चलते हुए करते हैं उससे उन्हें पता चल जाता है कि घर का कौन सा सदस्य आ रहा या जा रहा है। ही कैन एवर टेल वेदर, और यहाँ तक कि ही कैन इवन टेल, वो यहाँ तक भी बता देते हैं कि वेदर आई एम हैप्पी और सैड, वो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ। भैया, finally I am in a football team. I shared my news with him. He patted me and said lovingly, from today you are my football coach. भैया ने फाइनली, जब भैया उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्यों खुश हो, तो वो कहते हैं कि भाई भैया आखिरकार, फाइनली मतलब आखिरकार, मैं आज फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ या मैं फुटबॉल टीम में आ गई हूँ। मैंने अपनी न्यूज़ भैया को शेयर की। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, उन्होंने मुझे थपथपाया और बड़े प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे, आज से, यू आर माई फुटबॉल कोच, तुम मेरी फुटबॉल की कोच बनोगी या हो। Seema's father read the newspaper aloud
to her nani. How do you help old people? अब इतनी स्टोरी हमने पढ़ ली और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको उस स्टोरी से बताने हैं कि सीमा के फादर जो हैं वो न्यूज़पेपर बड़े ज़ोर ज़ोर से पढ़कर उसकी नानी के लिए पढ़ते हैं, है ना। वो कहता है कि हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल्स, और आप किस तरीके से ओल्ड पीपल्स की मदद करते हो, कैसे करते हो। भाई उनको कोई काम होता है तो आप उनकी काम में उनकी हेल्प करते हो, उन्हें कोई पानी वानी पिलाना, उनको खाना देना, है ना, उनकी अगर स्टिक है तो उनको स्टिक देना, है ना, उनके कपड़े ला के उनको देना है, किसी भी तरीके से आप हेल्प करते हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, और किस किस तरह की परेशानियां, विट काइंड, काइंड मतलब किस प्रकार, किस तरह, ठीक है ना, कि प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं होती हैं बूढ़े लोगों को, या बूढ़ी उम्र में या बढ़ती उम्र में लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो लिखना है। जैसे कि भाई वो कम सुनते हैं, है ना, कम देख पाते हैं, उनके दांत भी अब इससे मजबूत नहीं होते कि वो अच्छे से खाना खा पाएँ, ऐसी और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, है ना, चलने में उन्हें दिक्कत होती है, तो ये सारी समस्याएं उन्हें होती हैं। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, रवि भैया कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं इतनी सारी चीजें बिना देखे हुए भी, तो वो कैसे हैं, उनकी स्पेशल बुक्स हैं, उन बुक्स को पढ़ते होंगे तो उससे जान पाते होंगे, है ना। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, क्या तुम्हें कभी स्टिक की जरूरत पड़ी है, कब, अगर पड़ी है तो हाँ लिखेंगे आप, ठीक है, और कब पड़ी है वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो एक बार मेरे पैर में चोट लग गई और मुझे पैर नीचे नहीं रखना था एक, तो मैंने स्टिक ली और उस स्टिक से चलने में मुझे हेल्प हुई। नाउ कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक, क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हें स्टिक की जरूरत कब पड़ेगी, बिल्कुल जब मैं कभी बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि मुझे भी स्टिक की जरूरत पड़े। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपुल हु कैन नॉट सी, जो लोग नहीं देख सकते हम उनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि भाई उनको कई बार जो चाहता है उसका हाथ पकड़ के हम रोड पार करा सकते हैं, है ना, उनकी कोई चीज खो गई है उसे ढूंढ के हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हेयर, डू यू नो एनी सच पर्सन, हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क। वो कहता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई सदस्य ऐसा है जो देख नहीं पाता, बोल नहीं पाता या सुन नहीं पाता, क्या या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो सुन या देख या नहीं बोल नहीं पाता। हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, वो किस तरीके से लोग उनके काम में उनकी मदद करते हैं। भाई मेरे यहाँ तो इस तरह का कोई नहीं है, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ, मैं किसी परिचित है मेरे जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनमें से एक, तो उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। भाई अगर वो बोल नहीं सकते, है ना, तो बिना बोले उनकी भावनाओं को समझ के उनके इशारों को हम समझ लें, अगर वो सुन नहीं सकते तो हम इशारों में उन्हें समझा दें, ठीक है, और अगर वो देख नहीं सकते, ठीक है, तो उनकी मदद कर दें उनके काम में, है ना। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी बट ही डज all his work on his own. He studies from a different kind of books. To understand how he is able to do his work, close your eyes and play this game. अब वो कहता है कि तुमने इस स्टोरी में पढ़ा कि रवि भैया जो हैं वो देख नहीं पाते, अब वो लेकिन उसके बावजूद वो अपना सारा का सारा काम खुद करते हैं। ही स्टडीड, वो पढ़ते हैं, फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, वो एक अलग तरह की बुक से पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क, यह समझने के लिए, अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए कि वह कैसे इस योग्य हैं, इज एबल, एबल मतलब योग्य हैं या करने में सक्षम हैं, टू डू हिज वर्क, अपना काम को करने में कैसे योग्य बनते हैं, कैसे सक्षम हैं। अपनी आंखें बंद करो और ये गेम खेलो जो नीचे आपको बताया गया है, ठीक है, चलिए मजा आएगा, देखते हैं। ब्लाइंड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड मतलब जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा जैसे आंख में पट्टी बांध दी, कपड़ा बांध के जो खेलते हैं। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चिल्ड्रन इन द ग्रुप, one by one the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? अब कहता ब्लाइंड फोल्ड, किसी भी एक बच्चे को ग्रुप में आंखें में पट्टी बांध दो उसकी, और एक एक करके कोई दूसरे बच्चे उनके पास आए चुपचाप बिना कुछ बोले, क्वाइटली मतलब चुपचाप। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंडफोल्डेड, ब्लाइंडफोल्डेड मतलब वह बच्चा जिसकी आंख में पट्टी बांधी गई है, वो गैस करेगा, अंदाजा लगाएगा कि वो बच्चा कौन था। कैसे अंदाजा लगाएगा? बाय टचिंग हिम, उसको छूकर और
लड़का है या लड़की है उसको छूकर अंदाजा लगाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, टेक केयर, इस बात का ध्यान रहे, नॉट टू मेक एनी साउंड, आपको कोई आवाज नहीं करनी। डू यू नो व्हाई? तुम जानते हो क्यों आवाज नहीं करनी? क्योंकि अगर आप आवाज करेंगे तो वो आवाज से पहचान लेगा, है ना। ऐसे इन द सेम वे, वन बाय वन, ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन, ईच वन हैज टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। अब वो कहते हैं ठीक इसी प्रकार एक एक करके सभी की आंखों में पट्टी बांधिए और सभी बच्चे एक एक करके वो कोशिश करेगा कि भाई वो पहचाने कि कौन कौन दूसरे बच्चे हैं। मजा आएगा ना। चलिए और क्या क्या कर रहे हैं ये ध्यान से देखेंगे। डिस्कस एंड टेल, और आपस में चर्चा करिए और बताइए कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइजेस द अदर बाय टचिंग, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें औरों को सिर्फ छूकर पहचान लिया, है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम, और कितने बच्चे ने ऐसे सिर्फ उनकी आवाज सुनकर पहचान लिया कि वो कौन है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, अदर बाय ओनली हियरिंग देम, सिर्फ सुन के, अब छूना नहीं है दूसरी बारी में, सिर्फ सुन के बताना है। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, ईजियर मतलब आसान, ऑफ द टू मतलब इन दो में से, ऑफ द टू कौन सा आसान था, विच माने जो। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ्स आर देयर इन योर माउथ, विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ्स। अब आप अपने टीथ्स को टच करेंगे और काउंट करेंगे। अब आप स्कूल में तो नहीं है तो आप घर पे अपने मेंबर्स के साथ कर सकते हैं ये, उन सबसे कहिए कि अपने अपने टीथ्स को काउंट करें और बताएं कि सबसे ज्यादा टीथ किसके हैं। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग, कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको आप छू कर सिर्फ पहचान सकते हो। इसके लिए आप आंखें बंद करेंगे और कई सारी चीजों को आप छूकर देख सकते हैं। क्लोज योर आईज एंड लिसन, अपनी आंखें बंद करिए और सुनिए। व्हाट साउंड्स कैन यू हियर, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव। अब वो कहता है कि अपनी आंखें बंद करिए और ध्यान से सुनिए, क्या साउंड आपको सुनाई देती है और किस व्यक्ति को, विच पीपल, किस व्यक्ति को कैन यू आइडेंटिफाई, पहचान पाते हो, फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, कि उनके चलने की आवाज से तुम कितने लोगों को पहचान सकते हो। उन्होंने बोलना कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमने ध्यान से उनके मूवमेंट को, चलने की आवाज को पहचानने की कोशिश करनी है। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज समवन क्लोजर टू यू, कि क्या तुम सिर्फ सूंघ कर, स्मेल मतलब सूंघ कर अंदाजा लगा सकते हो कि क्या कोई तुम्हारे पास है। मतलब सिर्फ खुशबू से भी आप पहचान सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे आसपास कोई है। तो ये भी आप आंखें बंद करके एक बार ट्राई करेंगे सारी की सारी चीजें। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल्स हु कैन नॉट सी। इट इज कॉल्ड ब्रेल. It is written on a thick paper by making a row of raised dots या points with a pointed tool. Braille is read by running the finger on the raised dot. अब आगे स्टोरी में वो बता रहे हैं कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनकी स्पेशल जो बुक होती है वो किस प्रकार की होती है और उन्हें क्या बोला जाता है। तो वो क्या कहता है कि एक स्पेशल वे मतलब रास्ता या तरीका, एक विशेष तरीका है पढ़ने का और लिखने का उन लोगों का जो देख नहीं पाते, उसको बोलते हैं ब्रेल। क्या नाम है उसका? ब्रेल। अब वो क्या है? इट इज रिटन, वो लिखी होती है, ऑन अ थिक पेपर, बहुत मोटे से पेपर में लिखा जाता है इसको, बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स या डॉट्स। उसमें जैसे मैंने भी आपको डॉट्स दिखाए थे, उस मोटे से पेपर में इस तरह के रोज बनाकर उनको किससे बनाते हैं? वो पॉइंटेड टूल, पॉइंटेड मतलब जिससे नुकीला सा कोई टूल होता है, उससे ये डॉट्स बनाए जाते हैं। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज्ड डॉट, और उन डॉट्स पर ऐसे फिंगर चलाकर हम लोग उसको पढ़ते हैं। किसको? ब्रेल को। राइट। अब वो कहता है लेट अस सी वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। चलो देखते हैं कि क्या यह वाकई मुश्किल है। वेदर मतलब है कि नहीं, मतलब अभी पता नहीं है तो इसलिए वेदर लिख दिया कि वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी, कि या वह मुश्किल है या आसान है पहचानना किसी शेप को, किसी वस्तु की शेप को, उसको देखे बिना। अब वो क्या कहता है, क्या करना है? टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर। किसका पेपर? सैंड पेपर। सैंड पेपर किसे बोलते हैं? रेगमार। रेगमार होता है जो
पेंट वाले लोग अपने पास यूज करते हैं, दीवार पे रगड़ने के काम आता है, कई बार लोहे पे लगाने के भी काम आता है, उसे बोलते हैं सैंड पेपर, मतलब रेगमार। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। और एक शेप आप उसमें बनाओ। कैसे बनाओगे? प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल, एक बड़ी सी ऊन, मोटी सी ऊन को या मोटे से धागे को उस पर प्रेस कर देंगे। ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर और हिज आईज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर और हिज फिंगर ऑन द शीट। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट ईजी और डिफिकल्ट। और अब अपने किसी दोस्त को बोलो कि वो अपनी आंखें बंद करे और आइडेंटिफाई करे, उस शेप को पहचाने, अपनी उंगलियों को उसके ऊपर, उस शीट के ऊपर फिराकर, और पूछो कि क्या यह आसान है या मुश्किल है। Ask your friend to make a shape on the sandpaper in a similar way. Now you identify it by feeling with your finger. और ठीक ऐसा ही अपने दोस्त को भी बोलो कि वो भी ऐसा ही कुछ करे और आप अपनी आंखें बंद करके उस फिगर को पहचानने की कोशिश करेंगे। Take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of compass or a needle. Make dots at the short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the finger to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how people who cannot see are able to read. अब वो कहता है कि एक मोटा सा पेपर ले लो और एक आउटलाइन, आउटलाइन मतलब होता है बाहर बाहर की एक लाइन। ठीक है ना। जैसे कि आपने क्या करा, एक शार्पनर लिया, तो इसकी आउटलाइन क्या होगी? जो बाहर बाहर किनारे किनारे की एक लाइन, इसे बोलते हैं आउटलाइन, राइट। तो एक आउटलाइन होगी उसकी, हम आउटलाइन को उसकी ड्रॉ करेंगे पेपर में विद द हेल्प ऑफ कंपास या निडल, किसी सुई से या किसी कंपास से। कंपास माने होता है प्रकार, प्रकार से उसकी आउटलाइन बना लेंगे। मेक्स डॉट्स एट द शॉर्ट डिस्टेंस, और उसके बाद उसमें क्या बनाना शुरू करो? डॉट 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 बनाना शुरू करो, छोटी छोटी दूरी पर। किस पर? वो जो आपने आउटलाइन ड्रॉ की है। नाउ यू कैन सी द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। जब आप उसमें डॉट लगाओगे दबा के, तो पीछे की तरफ अगर आप पेपर के देखोगे तो वहां पर एक रेज्ड डॉट उभरा हुआ नजर आएगा। ये आपने एक डॉट लगाया, ठीक है, और जब आप इसे पीछे पलट के देखेंगे पेज के, तो आपको देखिए ये दिख रहा है, ये रेज डॉट उठा हुआ, ये आपको ये बुक ऐसे उठी हुई यहाँ पर दिखाई देगी। दिख रहा है ना ये? ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है कि ऐसे ही आप उसको आउटलाइन को ड्रॉ करिए और ऐसे डॉट बना दीजिए, और फिर उसको यहाँ पर से टच करके देखिए और आप उसे पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। और इस तरीके से आप समझ पाएंगे यह कितना मुश्किल है। और सोचिए कि अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड। अब आप सोचिए कि जो लोग नहीं देख पाते हैं वो किस प्रकार पढ़ाई करते होंगे। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। चलिए कुछ ब्रेल के बारे में जानते हैं, ठीक है, सीखते हैं। अब ये है कि यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। हाउ वर दीज बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। अब ये मजेदार सी कहानी होने वाली है, उसे ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे हमेशा। तो कहता है कि तुमने अभी रवि भैया के बारे में पढ़ा, वो स्पेशल टाइप की बुक्स, विशेष प्रकार की बुक्स को पढ़ते हैं। अब वो किसने बनाई वो बुक्स? कौन बना रहा है? वो व्यक्ति कौन था जिसने ऐसी बुक्स के बारे में सोचा? थॉट मतलब सोचा इन बुक्स के बारे में। चलो ढूंढते हैं इसके बारे में। ये है द ब्रेल स्क्रिप्ट। ये ब्रेल को स्क्रिप्ट इस तरह की होती है, जैसे ए के लिए क्या होता है? एक डॉट, बी के लिए नीचे की तरफ 2 डॉट, फिर सी के लिए 2 आमने सामने के डॉट, डी के लिए 2 डॉट आमने सामने और एक नीचे की तरफ डी, ई के लिए एक यहाँ और एक इधर डॉट। राइट स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से वो रेज डॉट होता है, इस तरीके से डॉट्स उठे हुए होते हैं। अब वो क्या करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। लुइस ब्रेल belongs to France. One day, when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in studies. He did not give up.
He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feelings. This way of reading later came to be known as a Braille script. अब वो ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बता रहा है, अब किस तरीके से वो कैसे बनी। अब सबसे पहले क्या बता रहा है, लुइस ब्रेल एक व्यक्ति थे, उसका नाम था लुइस ब्रेल। बिलोंग्स मतलब वह कहाँ से संबंधित, संबंधित मतलब किस कहाँ के थे, टू फ्रांस। एक फ्रांस संसार में एक जगह है, ठीक है ना, पृथ्वी पर एक जगह है फ्रांस, विदेश में, वहां से वो रहने वाले थे। बिलोंग्स मतलब रहने वाले या वहां से संबंधित थे। फ्रांस के रहने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था लुइस ब्रेल। एक दिन जब वह 3 साल के थे तो वह खेल रहे थे अपने पापा के टूल्स के साथ, मतलब औजारों के साथ खेल रहे थे। सडनली मीन्स अचानक, पॉइंटेड एक नुकीला सा टूल हर्ट हिज आइज, उनकी आंखों को चोट पहुंचा गया। एक नुकीले टूल से उनकी आंखों में चोट लग गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने खो दी अपनी। ही लॉस्ट मतलब खोना, हिज मतलब अपनी, आई साइट मतलब दृष्टि, अपनी आंखों की रोशनी या वो जिससे देखने की जो शक्ति होती है उसे बोलते हैं आई साइट। तो उन्होंने अपनी आई साइट खो दी, यानी कि वो अंधे हो गए। ही हैड कीन इंटरेस्ट ऑफ इन स्टडीज, कीन मतलब बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट मतलब रुचि थी, हिज इन स्टडीज उन्हें पढ़ने में या अपनी पढ़ाई की में बहुत ज्यादा रुचि थी, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कीन मतलब बहुत ज्यादा। ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। गिव अप मतलब हार नहीं मानना, ठीक है, उन्होंने हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग, वह सोचते रहे, ऑफ डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से पढ़ने के लिए और लिखने के लिए सोचते रहे, और आखिरकार उन्होंने पाया एक रास्ता पढ़ने का, बाय टचिंग एंड फीलिंग, छूकर और महसूस कर कर पढ़ने का एक रास्ता उन्होंने आखिरकार मिला। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, और यही जो तरीका था, कौन सा, छूकर और महसूस कर कर पढ़ने का, वो आगे चलकर ब्रेल स्क्रिप्ट उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। स्क्रिप्ट मतलब लिखाई। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट a row of raised dots are made on a thick paper. ये आपको बार बार बताया गया है, इसलिए बिल्कुल ढंग से याद हो जाना चाहिए रीडिंग करते हुए ही। क्या कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, इस तरह की किताबों में एक रो होती है, किसकी, रेज्ड डॉट की, उभरे हुए डॉटों की। जैसा उभरा हुआ डॉट अभी हमने यहाँ पर देखा कि इस पेज पे तो ये डॉट ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसे पीछे देखेंगे तो ये डॉट उभरा हुआ ऐसा दिखाई देगा। तो वो क्या कह रहा है कि एक इस पे रो ऑफ रेज्ड डॉट, उठे हुए डॉट्स की एक अलग प्रकार की लाइनें होती हैं, आर मेड ऑन अ थिक पेपर, बनाई जाती हैं एक मोटे से पेपर पर। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड, क्योंकि यह जो डॉट्स होते हैं वो उठे हुए होते हैं। दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन देम, और उसके बाद वो जो डॉट होते हैं उन पे हम इस तरीके से फिंगर, जैसे ये है ना, हम इस तरीके से फिंगर लगा के उसे पढ़ते हैं, राइट। अब वो कहता है रनिंग ऑन देम, हम अपनी उंगलियों को उन पर दौड़ाकर, छूकर मतलब उन्हें पढ़ते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, उस स्क्रिप्ट में कितने बेस्ड मतलब होते हैं, कितने पॉइंट्स, 6 पॉइंट होते हैं हर एक लेटर के लिए, ठीक है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडर gone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. वो कहता है कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट है, जो इस तरह की लिखाई है, वो अंडरगॉन मैनी चेंजेस, उसमें हुए हैं बहुत सारे चेंजेस आजकल के दिनों में। मतलब आजकल के दिनों में जैसे पहले लिखा जाता था उससे बहुत सारा अंतर, बहुत सारा चेंज आ गया है उनमें। और दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, और जिसने क्या करा, पढ़ना और लिखना जो है बहुत आसान बना दिया है। और ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, अब ब्रेल को कंप्यूटर के इस्तेमाल से भी लिखा जा सकता है ना। तो अब क्या समझ में आया, जो मेन बात इसमें बताइए कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए किस तरह की बुक्स होती हैं। एक थिक पेपर की, मोटे से पेपर की किताब होती है, और उसमें क्या होता है, रेज्ड डॉट, उठे हुए डॉट होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ब्रेल की, कि उसमें 6 डॉट का एक ग्रुप होता है, 2 रो होती है 3-3 की, ठीक है ना, हर एक लेटर के लिए। अब जैसे ये 6 रो में अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको एक ही डॉट उभरा हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब ए। जब 2 डॉट आपको इधर वाली रो में
दो डॉट छुएंगे तो आपको दिखाई दे, समझ में आएगा बी। अगर आप दोनों डॉट्स पे फिंगर, मतलब इन दोनों रोप्स पे फिंगर रखेंगे और आपको दोनों तरफ से डॉट सुनाई दिखाई महसूस होगा तो सी। ऐसे ही डी, ऐसे ही ई। तो 6 डॉट को अलग अलग तरीके से उभार कर हमें ABCD पढ़नी आ जाती है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द blind peoples, how they read, how they learn. Which special type of script, this is called Braille script, is used by them, right? तो I hope आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए पढ़ने के लिए विशेष प्रकार की पुस्तकें बनाई जाती हैं जिन्हें हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। और इनमें 6 डॉट्स का एक ग्रुप होता है जिसको अलग अलग लेटर्स में डिज़ाइन किया जाता है। आपकी समझ में आ गया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.